हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी से अध्याय है यहाँ पे 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो इसमें हम एनसीईआरटी बुक से संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से वो भी बात करने वाले। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभ्यास की ओर हम लोग आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 1 है, जीवाणुओं को नग्न नेत्रों द्वारा नहीं देखा जा सकता परंतु सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। यदि आपको अपने घर से अपने जीव विज्ञान प्रयोगशाला तक एक नमूना ले जाना हो और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन नमूने से सूक्ष्म जीवियों की उपस्थिति को प्रदर्शित करना हो तो किस प्रकार का नमूना आप अपने साथ ले जाएंगे और क्यों। ठीक है, तो देखिए उत्तर में आप लोग लिखेंगे लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीवी जीवाणु दूध में वृद्धि करते हैं और इसे किण्वन द्वारा दही में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें इष्ट कोशिकाओं को भी आसानी से देखा जा सकता है, अतः सूक्ष्म जीव की उपस्थिति को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोगशाला में दही का नमूना ले जाएंगे क्योंकि इसे ले जाना सुरक्षित, सुगम तथा अहानिकारक है। यह लगभग सभी घरों में उपलब्ध होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, यहाँ पे उपापचय के दौरान सूक्ष्मजीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध करें। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दाल, चावल, मैदा का बना ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग डोसा, इडली, भटूरे, डबल रोटी जैसे आहार को बनाने में किया जाता है। इष्ट यहाँ पे है सैकेरोमाइसीज प्रजाति द्वारा किण्वित होता है। इस आटे की फूली उभरी शक्ल CO2 गैस के उत्पादन के कारण होती है। इष्ट शर्करा का किण्वन करके एल्कोहल तथा CO2 बनाता है। CO2 आटे को सेकने पर निकल जाती है। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे डबल रोटी स्पंजी या यहाँ पे सरंध्र होती है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। यहाँ पे C6H12O6 किण्वन होता है तो 2C2H5OH प्लस 2CO2 यहाँ पे एरो ऊपर प्लस 21 KCl। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसी प्रकार स्विस चीज में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र बैक्टीरिया यहाँ पे है प्रोपिओनिबैक्टीरियम, यहाँ पे है साल्मोनेलाई द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं। ठीक है, तो देखिए बायोगैस संयंत्र में मिथेनोजेंस कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर मीथेन CO2 व H2S बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 आता है, किस भोजन आहार में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं। ठीक है, इनके कुछ लाभप्रद उपयोगों का वर्णन करें। तो देखिए उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि इसे शॉर्ट में LAB भी कहते हैं। दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान दूध की शर्करा लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है जो दुग्ध की कैसीन प्रोटीन को स्कंदित कर देता है तथा आंशिक रूप में पचा देता है। यह जीवाणु दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ा देता है जिससे पोषण संबंधी गुणवत्ता में सुधार आ जाता है। हमारे उदर में भी सूक्ष्मजीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लाभदायक भूमिका का निर्वाह करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। यहाँ पे है कुछ पारंपरिक भारतीय आहार जो गेहूं, चावल तथा चना अथवा उनके उत्पाद से बनते हैं और उनमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग शामिल हो, उनके नाम बताएं। तो देखिए उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे सूक्ष्मजीवी किण्वन से निम्न खाद्य उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, चावल व दाल के मिश्रण से बनने वाले उत्पाद डोसा, इडली, उत्तपम। ओके, अब आइए देखिए यहाँ पे गेहूं अथवा मैदा से बनने वाले उत्पाद भटूरा, तंदूरी रोटी, नान, कुलचे, जलेबी होते हैं। ठीक है, अब देखिए चने से बनने वाले उत्पाद ढोकला, खमन। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 आता है, हानिप्रद जीवाणु द्वारा उत्पन्न करने वाले रोगों के नियंत्रण में किस प्रकार सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है,
तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रतिजैविक, ठीक है, यानी कि एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवधारियों, ठीक है, के उपापचय व्युत्पन्न होते हैं। ये किसी अन्य सूक्ष्म जीवधारी जैसे जीवाणु के लिए हानिकारक अथवा निरोधी होते हैं। प्रतिजैविक प्रतियोगिता निरोध द्वारा रोगों को ठीक करते हैं। अधिकतर प्रतिजैविक बैक्टीरिया या कवकों से ही प्राप्त होते हैं। अब आगे है यहाँ पे सूक्ष्मजीवों का प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी में करके भी अनेक प्रकार के रोगाणुरोधी पदार्थ जैसे इंटरफेरॉन बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है, किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखे जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों यानी कि एंटीबायोटिकों के उत्पादन में किया जाता है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, यहाँ पे है नोटेटम तथा यहाँ पे नोटेटम से, तथा यहाँ पे है ग्रीशियोफल्विन, पेनिसिलियम ग्रीशियोफल्वियम से प्राप्त होती है, ठीक है। अब आइए है प्रश्न संख्या 7 है, वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई क्वेश्चन है। आपके आने वाले फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पूछ सकता है। देखिए उत्तर हो जाएगा नगरों में प्रयोग के बाद का अपशिष्ट जल, अर्थात यहाँ पे आप लोग देख लें म्यूनिसिपल अपशिष्ट, जिसमें मानव मलमूत्र प्रमुख अपशिष्ट होते हैं, बाहित मल कहलाता है, ठीक है। बाहित मल में कार्बनिक पदार्थ, जैव प्रदूषक तथा सूक्ष्मजीव अधिक संख्या में होते हैं जो अधिकांशतः रोगजनक होते हैं। इसमें ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता, ठीक है। आगे है, इसके फलस्वरूप वाहित मल पर्यावरण जलीय स्रोतों को प्रदूषित करते रहते हैं। टाइफॉइड, हैजा, पेचिस, पीलिया जैसे जल जनित रोग वाहित मल प्रदूषण से फैलते हैं। वाहित मल के जलाशयों, नदियों में छोड़े जाने से उनका सुपोषण होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे इसमें बीओडी बढ़ती है, घुलित ऑक्सीजन डीओ कम होती है, वह जलीय जीवों को नुकसान होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 है, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच पाए जाने वाले मुख्य अंतर कौन से हैं? तो देखिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वाहित मल के प्राथमिक व द्वितीयक उपचार में अंतर। देखिए उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे, देखिए क्रम संख्या, यहाँ पे लक्षण है, यहाँ पे प्राथमिक उपचार है और यहाँ पे द्वितीयक उपचार है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में हो जाएगा प्रक्रम या प्रकार, ठीक है। तो देखिए हो जाएगा यहाँ पे भौतिक व यांत्रिक, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा जैविक, जैव अपघटन, ठीक है। सेकेंड में हो जाएगा हटाए जाने वाले पदार्थ और यहाँ पे तैरने वाली हल्की अशुद्धियाँ, रेत, मिट्टी, कंकड़, अघूर्णित ठोस और यहाँ पे हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। और थर्ड में हो जाएगा यहाँ पे बीओडी उपचार के बाद, यहाँ पे प्राथमिक उपचार में हो जाएगा अधिक यानी कि यथावत, ठीक है। और द्वितीयक उपचार में हो जाएगा कम हो जाती है, ओके। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 की ओर। यहाँ पे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी किया जा सकता है, यदि हाँ तो किस प्रकार से इस पर विचार करें, ठीक है। तो देखिए उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों जैसे बायोगैस के रूप में किया जा सकता है। कुछ बैक्टीरिया सेलुलोस युक्त पदार्थों पर अवायवीय रूप से वृद्धि करते हैं। ये CO2 तथा H2 के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन का क्या होता है CH4 भी उत्पन्न करते हैं। सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मिथेनोजन, ठीक है, कहते हैं। इनमें सामान्य जीवाणु मेथेनोबैक्टीरियम है, ठीक है। गोबर में पादपों के सेलुलोस युक्त व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः इनका प्रयोग बायोगैस उत्पादन में किया जाता है, जिसे सामान्यतः गोबर गैस भी कहते हैं। इष्ट द्वारा उत्पादित, यहाँ पे देखिए आगे है, यहाँ पे औद्योगिक अल्कोहल का प्रयोग भी ईंधन के रूप में पेट्रोल व डीजल के साथ किया जाता है। यहाँ पे एकल कोशिका प्रोटीन SCP का उत्पादन भी रासायनिक ऊर्जा का प्रकार है, ओके। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 आता है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। यह किस प्रकार संपन्न होगा, व्याख्या कीजिए। तो देखिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पे
जैव नियंत्रण यानी कि बायो कंट्रोल पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैविक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त रसायन तथा पीड़कनाशियों पर हमारी निर्भरता को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। आगे है यहाँ पे जीवाणु बेसिलस, यहाँ पे है थ्यूरिन जिएंसिस के स्पोर्स बाजार में पैकेटों के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, इनके पैकेटों में आते हैं। इन्हें पानी मिलाकर पौधों पर छिड़का जाता है, जिनके खाने से कीटों के लार्वा मर जाते हैं। वयस्क कीट पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। इस जीवाणु की जीन द्वारा आनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रयोग से कीटरोधी बीटी फसलें भी बनाई गई है। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई का उपयोग मच्छरों के नियंत्रण में, लेडी बर्ड का एफिड्स के नियंत्रण में होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोगों के नियंत्रण में किया जाता है। यह बहुत से पादप रोगजनकों का प्रभावशील जैव नियंत्रण कारक है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे है वैक्यूलो वायरस। ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों तथा संधिपादों यानी कि ऑर्थोपोड्स पर हमला करते हैं। अधिकांश वैक्यूलो वायरसेस जो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों की तरह प्रयोग किए जाते हैं, वे न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। यह विषाणु प्रजाति विशेष संकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशी उपचारों के लिए अति उत्तम मानी जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट करके लिखा गया है। यहाँ पे जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत। यहाँ पे देखिए जीवाणु, कवक तथा यहाँ पे है साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम जीवाणु के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं। मृदा में मुक्तावस्था में रहने वाले अन्य जीवाणु जैसे एजोस्पाइरिलम आगे है तथा एजेटोबैक्टर भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर मृदा में नाइट्रोजन अवयव की मात्रा को बढ़ाते हैं। कवक अनेक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। इस संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, माइकोराइजा कहते हैं। आगे है यहाँ पे ग्लोमस जीन्स के बहुत से कवक सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं। इस संबंध में कवकीय सहजीवी मृदा से जल एवं पोषक तत्वों का विशेषतः फास्फोरस का अवशोषण कर पादपों को प्रदान करते हैं और पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्मजीव है जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में स्थिर करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे में हो जाएगा यहाँ पे इनाविना, नॉस्टॉक आदि। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। ओके, अब आइए यहाँ पे चलते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या 11 आता है, जल के 3 नमूने लो। एक नदी का जल, दूसरा अनुपचारित वाहित मल जल तथा तीसरा यहाँ पे है वाहित मल उपचार संयंत्र से निकला द्वितीयक बहिस्राव। इन तीनों नमूनों पर यहाँ पे देखिए अ, ब, स के लेवल लगाओ। इस बारे में प्रयोगशाला कर्मचारी ठीक है को पता नहीं है कि कौन सा क्या है। इन तीनों नमूनों अ, ब, स का यहाँ पे BOD का रिकॉर्ड किया गया, जो क्रमशः 20 mg पर लीटर, यहाँ पे 8 mg पर लीटर तथा यहाँ पे 400 mg पर लीटर निकाला। इन नमूनों में कौन सा सबसे अधिक प्रदूषित नमूना है? इस तथ्य को सामने हुए कि नदी का जल अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ है। क्या आप सही लेवल का प्रयोग कर सकते हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इसका उत्तर हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। BOD इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जीवाणुओं द्वारा अपघटन के लिए ऑक्सीजन की
यहाँ पे आवश्यक एसिड मात्रा होती है। BOD ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। स्वच्छ जल में यह अत्यंत कम होती है, परंतु अधिक BOD प्रदूषित जल का संकेत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सैंपल अ का BOD 20 मिलीग्राम पर लीटर है। वह बाहित मल उपचार संयंत्र से निकला द्वितीयक बहिस्राव है। इसकी BOD निसंदेह अनुपचारित सीवेज से कम होगी। अधिक BOD अधिक प्रदूषित जल की परिचायक है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे सैंपल ब की BOD यहाँ पे 8 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, यह नदी का जल होगा। नदी के जल में वायु के संपर्क में यहाँ पे आकर स्वतः स्वच्छ हो जाने की प्रवृत्ति होती है। यह सीवेज के उपचारित जल से स्वच्छ होगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे सैंपल स की 400 मिलीग्राम ठीक है पर लीटर है। स्पष्टतः अनुपचारित वाहित मल है तथा सबसे अधिक प्रदूषित है। ओके, अब देखें यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 आता है। उस सूक्ष्म जीवी का नाम बताओ जिससे यहाँ पे है साइक्लोस्पोरिन ए प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि तथा स्टेटिन रक्त यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक को प्राप्त किया जाता है। तो देखिए उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए एक जैव सक्रिय अणु है। इसका प्रयोग अंग प्रत्यारोपण में प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में रोगियों में किया जाता है। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। वेनोस्कस ठीक है, यहाँ पे परप्यूरियस नामक इष्ट से उत्पन्न स्टेटिन का प्रयोग रुधिर कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। यहाँ पे निम्नलिखित में सूक्ष्मजीवियों की भूमिका का पता लगाइए तथा अपने अध्यापक से इनके विषय में विचार विमर्श कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क है, यहाँ पे एकल कोशिका प्रोटीन, इसे SAP भी कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एकल कोशिका प्रोटीन यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन, इसे शॉर्ट में SAP भी कहते हैं। एकल कोशिका प्रोटीन ऐसे खाद्य संपूरक हैं जो प्रोटीन, खनिज, विटामिन आदि से समृद्ध होते हैं। निम्न सूक्ष्म जीवों से एकल कोशिका प्रोटीन प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। स्पाइरुलिना ठीक है, क्लोरेला, यहाँ पे फ्यूजेरियम, यहाँ पे है मिथाइलोफिलस, यहाँ पे मिथाइलोट्रोफस। ठीक है, अब आइए चलते हैं ख में है मृदा। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मृदा यानी कि सॉइल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। अपघटक यानी कि डिकम्पोजर्स। ठीक है, अनेक प्रकार के जीवाणु व कवक अपघटक के रूप में कार्यरत मृदा के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। अतः यह पदार्थों के चक्रीकरण रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे है नाइट्रीफाइंग ठीक है, नाइट्रीफाइंग जीवाणु, यहाँ पे है नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोबैक्टर भूमि की अमोनिया को पहले नाइट्राइट व फिर नाइट्रेट में बदल पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु, यहाँ पे सहजीवी जीवाणु राइजोबियम, मुक्त जीवी जीवाणु एजोस्पाइरिलम, यहाँ पे एजेटोबैक्टर साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे है माइकोराइजा, कवकों व उच्च पादपों ठीक है कि जड़ों के बीच का सहजीवी संबंध पौधों का पोषण करने के साथ रोगाणुओं से बचाता है। अनेक रोगजनक सूक्ष्मजीव भी मृदा में पाए जाते हैं तथा पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे है डिनाइट्रीफाइंग जीवाणु यौगिकों को मुक्त नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाए तो क्वेश्चन आंसर भी बनाते जाएं। ठीक है, क्योंकि बाद में अगर आपका एग्जाम आएगा तो आपको सभी को रिवीजन करने में आसानी होगी। प्रश्न संख्या 14 है यहाँ पे निम्नलिखित को घटते क्रम में मानव समाज कल्याण के प्रति
उनके महत्व के अनुसार संयोजित करें। महत्वपूर्ण पदार्थ को पहले रखते हुए कारणों सहित अपना उत्तर लिखें। तो देखिए इसका यहाँ पे देखिए बायोगैस है, फिर सिट्रिक एसिड है, फिर है पेनिसिलिन तथा दही। ठीक है, तो उत्तर में हो जाएगा मानव समाज कल्याण के लिए बायोगैस, सिट्रिक अम्ल, पेनिसिलिन तथा दही को निम्नलिखित प्रकार महत्व के घटते क्रम में संयोजित कर सकते हैं। ठीक है, पहला में देखिए यहाँ पे पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन यह मानव कल्याण के लिए अति महत्वपूर्ण क्या है, तो प्रतिजैविक है। यह कई जानलेवा बीमारियों से हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, सेकेंड में देखिए यहाँ पे बायोगैस है। तो बायोगैस यह सूची में दूसरे स्थान पर आती है क्योंकि यह ईंधन का स्रोत है। इससे ऊर्जा तो मिलती ही है, साथ ही गोबर नष्ट नहीं होता बल्कि उसका उपयोग ह्यूमस खाद के रूप में हो जाता है। इससे वायु प्रदूषण भी नहीं होता। इससे यहाँ पे है फॉसिल्स फ्यूल हुआ, लकड़ी पर निर्भरता कम की जा सकती है। अब देखिए थर्ड में आता है यहाँ पे दही, यानी कि इसे इंग्लिश में कर्ड कहते हैं। तो यह सूची में तीसरे स्थान पर आती है क्योंकि यह पोषक दुग्ध उत्पाद है। इसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल उदर रोग में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों से हमारी सुरक्षा करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 में आता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड तो यह सूची में अंत में आता है क्योंकि इसका उपयोग यहाँ पे प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। यह खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 आता है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो देखिए उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं। मृदा में मुक्तावस्था में रहने वाले अन्य जीवाणु जैसे एजोस्पाइरिलम तथा एजेटोबैक्टर भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर मृदा में नाइट्रोजन अवयव बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध माइकोराइजा स्थापित करते हैं। इस संयोजन में कवकीय सहजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादप को प्रदान करता है और पादप से अपने लिए भोजन प्राप्त करता है। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्मजीव है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में स्थिर करते हैं। आगे है यहाँ पे जैसे इनाबिना, नॉस्टॉक आदि धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो अगर आपको इसका PDF नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त करना है, ठीक है, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। उसके लिए टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च करेंगे हमारे चैनल का नेम तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप। ठीक है, जैसे ही सर्च करेंगे वहाँ पे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा। तो 12th ग्रुप पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।